हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आ जाइए हम लोग अपना जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे 71 यानी 71 प्रश्न से अपना क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो बिना बातचीत किए हम लोग फटाफट अपना क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को लगता है उचित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट कर दिया करिए ताकि आप लोग की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाए। बाकी जैसा आप लोग को सही लगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन पिकॉक। द ब्यूटीफुल सिटी, द किंडरगार्टन टीचर, एब्रेस ऑफ सरपेट या फिर ऑन दी विक्स ऑफ ड्रीम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एम्ब्रेस ऑफ क्या है सरपेट। तो 46वें यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 30 नवंबर 2015 के मध्य पणजी कहाँ पे गोवा में किया गया था। महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यानी गोल्डन पिकॉक स्वर्ण मयूर का पुरस्कार राशि जो है 40 लाख सिरो गुएरा द्वारा निर्देशित फिल्म एम्ब्रेस ऑफ द सरपेट किसके द्वारा निर्देशित किया है? गुएरा, ठीक है, को प्रदान किया गया। जबकि 65वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में वियतनामा फिल्म स्किन ऑफ यूथ को सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार मिला है। तो ये प्रश्न आगे आने वाले प्रश्न के लिए भी हो सकता है इंपॉर्टेंट। क्या है? 65वां। कौन सा? 65वां, ठीक है। फिल्म यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में वियतनामा फिल्म स्किन ऑफ यूथ को किसको? स्किन ऑफ यूथ को सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार दिया गया है। 72 क्वेश्चन है हमारा। इंद्र यानी 2015 क्या है? तो भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित मौसम भी निगरानी करने की अत्याधुनिक प्रणाली या फिर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान की एक उन्नत किस्म जिसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती चंद्रमा की सतह की खोज के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह। तो इंद्र 2015 क्या है? तो इंद्र 2015 जो है वो हमारा है भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत तथा रूस का सैन्य अभ्यास। तो इंद्र 2015 भारत और रूस के मध्य किया गया 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ज्ञातव्य है कि 14 दिनों तक चलने वाले यह युद्धाभ्यास संयुक्त राष्ट्र के निर्देशानुसार अर्ध सरकारी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। दोनों देशों के बीच होने वाले यह संयुक्त सैन्य अभ्यास विश्व स्तरीय शांति, समृद्धि और स्थिरता की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। जबकि 2025 में यह युद्धाभ्यास 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चेन्नई व बंगाल की खाड़ी में हुआ तथा संयुक्त अभ्यास महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 73। तो भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2015 में 475वीं जयंती आयोजित की गई थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी या फिर रानी दुर्गावती। तो भारत के कौन से ऐसे योद्धा है जिनका 2015 में कौन सा 475वां यानी अब आप सोचिए कि 475 वर्ष पहले के कौन थे? महाराणा प्रताप। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा प्रताप। क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो वर्ष 2015 में ही महाराणा प्रताप का 475वां जयंती समारोह आयोजित किया गया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था और केंद्र और राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप की स्मृति में खेलगांव उदयपुर में एक बहुउद्देशीय डोर स्टेडियम का निर्माण भी करवाने का निर्णय लिया है। 74 क्वेश्चन हमारा। उद्यमिता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से, या फिर अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो इतने में ही आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर जो है हमारा वो है बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से। क्या है? स्टैंड अप इंडिया किससे है? स्टैंड अप इंडिया किससे है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
तो अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ सिडबी के जरिए पुनर्वित्त खिड़की उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, वर्ष 75 क्वेश्चन है। वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? किसमें? 2018 में कारोबार सुगमता। तो कारोबार सुगमता में हमारा राज्य कौन सा सबसे आगे है? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है, आंध्र प्रदेश। देख लीजिए यहाँ पे दिया आंध्र प्रदेश 97.89, गुजरात 97.77 और तमिलनाडु 96.97, यानी बहुत ही बारीकी का अंतर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से देखना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? कब? 2018। ये प्रश्न पत्र जो है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का है और इसका एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उससे रिसेंट लिया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी है तो हमें पढ़ना है, क्योंकि किसी चीज को हम कह नहीं सकते कि ये नहीं आ सकता। जीके जीएस का कोई और नहीं है, ना ही कोई छोर है। तो यहाँ पे न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार, न्यायमूर्ति जावेद रहीम, न्यायमूर्ति एम.एन. बोहरा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 76 का न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, यानी ऑप्शन ए। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको बोलते जाती हूँ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिल्कुल जी, आप देखें 77 मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों के चुनाव हुआ था? 224, 223, 222, 221। तो देखिए 2018 कर्नाटक में जो विधानसभा सीट की चुनाव हुई थी वो हुई थी आपकी 222 सीटों पर। कितने? 222, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। तो इसको हम देखेंगे। मई 2018 में कर्नाटक में 2024 सीटों वाली विधानसभा के लिए 222 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से किसी भी पार्टी को स्पष्ट पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। नवीनतम चुनाव 10 मई 2023 को हुआ, जो 2024 सीटों के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 में जारी अभिलाषा जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? मेताव यानी हरियाणा, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, सुकमा छत्तीसगढ़ या फिर नमसाल अरुणाचल प्रदेश? तो ये ऐसे कुछ राज्य दिए हैं जो अभिलाषी जनपदों की सूची में यानी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है हमारा मेतवा हरियाणा। क्या है? मेतवा हरियाणा। ठीक है, मेतवा हरियाणा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के कौन से प्रदेश में सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग यानी कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया गया था? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक? तो देखिए ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो करंट के, जो आपके कभी भी आ सकता है। तो इसको ऐसा हम नहीं कर सकते कि ये हमारा इसी वर्ष का है, नहीं। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी प्लास्टिक बैग पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले जो राज्य लगाया था प्रतिबंध वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। बी हमारा बिल्कुल राइट है। तो हिमाचल प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाया था। हिमाचल प्रदेश भारत सरकार का प्रथम धूम्रपान मुक्त राज्य भी है। यहाँ भी प्रश्न देख लीजिए, बन सकता है धूम्रपान मुक्त। और अप्रैल 2017 में जम्मू और कश्मीर में भी 50 माइक्रोन के नीचे निर्मित पॉलिथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगामी सार्क सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ये बहुत ही पुराना प्रश्न है, 2015 का है। तो चीन, बांग्लादेश, नेपाल या फिर जापान? तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए इसका आंसर भी नहीं दिया है आयोग ने। क्यों? क्योंकि ये आपका जो सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, एशिया के 8 देशों, जो 8 देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान का अधिक और राजनीतिक संगठन, और इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में की गई थी। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में 25 से 27 नवंबर 2014 के मध्य संपन्न हुआ। इसके बाद सार्क शिखर सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में प्रस्तावित था, किंतु सदस्य देशों द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया, जिस वजह से यह संपन्न नहीं हो पाया। तो इस वजह से इसका आंसर, जो भी किसी ने भी कुछ भी लगाया होगा, सबको कॉमन नंबर मिला होगा। कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? विजय शेषाद्री, गुलजार या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर ट्रेसी के स्मिथ? तो 81 क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा वो होगा विजय शेषाद्री। कौन है? विजय शेषाद्री। और 2025 का विजेता पुरस्कार मैरी हैवो के
उनकी यानी कविता न्यू एंड सिलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखेंगे 82। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सब प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए किसी भी एग्जाम में, यानी मैं, क्योंकि मेरा क्लास छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े बच्चे भी देखते हैं, तैयारी करने वाले भी देखते हैं, तो आप समझ लो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे, हर किसी के एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। और साइंस वाले बच्चे तो बिल्कुल अच्छे जानते होंगे कि इस दिन हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही राइट है। और तो देख लीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देश में वर्ष 1986 के प्रति वर्ष यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया। प्रोफेसर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने वर्ष 1928 में इसी दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी जो रमन प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध हुई, और इनकी खोज हेतु उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसी वजह से आज के दिन हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर मूल रूप से कहाँ हस्ताक्षर किया गया था, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, या फिर पेरिस में, या फिर जिनेवा में। किसकी बात हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर, किस पर, चार्टर पर मूल रूप से कहाँ सिग्नेचर किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर किया गया था, सैन फ्रांसिस्को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर सदस्य देशों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया गया था। कब, 26 जून 1945। तो यह हस्ताक्षर अमेरिका शहर यानी सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। वर्तमान में यूएनओ के कुल 193 सदस्य हैं। चूंकि ये आपके होम साइंस से सिलेबस से भी रिलेटेड है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके जीके जीएस में इसको डाल दे, है ना। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर सदस्यों देशों द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया था वो कब, 26 जून 1945 को कहा, फ्रांसिस्को में किया गया था। और यूएनओ के अभी कितने देश है, तो 193। किस वर्ष में, यानी 84 प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, 1961, 1954, 1973 या फिर 1978। तो 84 का क्या होगा, तो 84 में हमारा हो जाएगा 1961, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। तो गुट निरपेक्ष देश का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना में पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो सुकर्डो यानी इंडोनेशिया राष्ट्रपति, तथा जमाल अब्देल नासिर यानी मिस्र के राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसमें, बेलग्रेड की गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी ओपेक का सदस्य नहीं है, इजिप्ट, इंडोनेशिया, नाइजीरिया या कुवैत। तो ये प्रश्न में हमारा राइट आंसर जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट जो है अभी आपका ओपेक यानी ओपेक का सदस्य नहीं हुआ है। तो ओपेक सदस्य यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। वर्तमान में ओपेक के कुल 14 सदस्य हैं। कौन कौन से, अल्जीरिया, ईरान, अंगोला, कुवैत, कांगो, लीबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, गिनी, सऊदी अरब, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और इक्वाडोर। तो ये सभी, और कतर 1 जनवरी 2019 को इस समूह से बाहर हो गया। कौन, कतर। तो यहाँ भी प्रश्न आपको बन सकता है कि कतर कब इस समूह से यानी ओपेक समूह से कब बाहर हुआ था, तो 1 जनवरी 2019 को। कारगिल युद्ध हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मई और जून 1999, मार्च 1999 और अप्रैल 1999, जून 1999, जुलाई 1999 या फिर जुलाई 1999, सितंबर 1999। तो 86 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मई और जून 1999। ठीक है, मई और जून। तो कारगिल युद्ध भारत पाक के मध्य मई और जून यानी 1999 हुआ था, और यह युद्ध पाक घुसपैठ के जवाब में भारत की कार्यवाही में शुरू हुआ था। भारत ने इनके लिए ऑपरेशन विजय क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय। तो ये भी याद रखिएगा, संचालित किया था। कारगिल युद्ध में सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान की स्मृति पर प्रतिवर्ष 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि 26 जुलाई या कारगिल विजय दिवस हम किस दिन मनाते हैं, तो 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, क्या है सोवियत संघ, तो 1990 में, 1991, 1992, 1989 में। तो सोवियत संघ का विघटन यानी 87 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1991। ठीक है, 1991 यानी शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संघ के विघटन
के साथ हुआ और यह विघटन वर्ष 1991 में हुआ था। पूर्वी यूरोप के कई देशों का अस्तित्व इस विघटन के पूर्ण रूप से हुआ, जैसे लिथुआनिया या यूक्रेन, बेलारूस आदि। अगला प्रश्न देखेंगे 88। निम्न में से किस देश के संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है? 88 प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश की संविधान में संशोधित जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 88 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के संविधान में संशोधित जनमत संग्रह के माध्यम से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्न में से किस देश ने सबसे पहले यूएन के सदस्यों से अपने को अलग किया लेकिन फिर उनमें शामिल हो गया? तो यूएसएसआर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। तो 89 का हमारा राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। कौन होगा? इंडोनेशिया। तो 20 जनवरी 1965 को इंडोनेशिया ने यूएनओ की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, किंतु वर्ष 1966 में पुनः इसकी सदस्यता को ग्रहण कर लिया। कब? 65 में हटा था और वापस से 66 में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट हैं, टीजीटी वाले, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग के जीके जीएस इतने टफ नहीं होंगे क्योंकि आप सभी का होम साइंस में यानी इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए आप लोग याद रखिए कुछ प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट में ही रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये हमारा है 15। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इसका मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड। तो 15 याद रखिएगा, संख्या 15। अगला प्रश्न है हमारा 91। भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1971, 1972, 1975 या फिर 1977। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, 1971। यानी भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते वर्ष 1971 में तब हुआ जब इंदिरा गांधी सोवियत संघ की यात्रा पर गई थी। कब? जब इंदिरा गांधी सोवियत संघ की यात्रा पर गई थी। हजारों तिब्बतिया यानी 92 हजारों तिब्बतियों के साथ दलाई लामा ने कब भारत में शरण की मांग की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1959, 1961, 1963 या फिर 1965। तो 92 का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 1959। क्या है? 1959। तो तिब्बती में चीन हस्तक्षेप के कारण जब चीन तिब्बतियों के विरोध में कुचलने पर आमाद था, तब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत में शरण ली और यह घटना जो घटी थी वो 1959 में। दलाई लामा को वर्ष 1989 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान भी किया गया था। 93 प्रश्न देखिए, दिसंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो 69, 70 या 71 या फिर 85। तो 93 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 71। तो सितंबर 1996 व्यापक परमाणु निषेध शांति यानी CTBT में कुल 71 देश ने हस्ताक्षर किया और भारत ने इस संविधान पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया। वर्तमान में कुल 186 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। 94 प्रश्न है, सामरिक हथियार परिसीमन संधि प्रबंधन एवं द्वितीय पर हस्ताक्षर हुआ है? तो 1972 और 1979 या फिर 1970 से 1971, 1975 और 1978, 1968 और 1970। तो हमारा 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 और 1979। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सामरिक हथियार परिसीमन संधि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के दौरान शास्त्रीकरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। प्रथम मई 1972 और द्वितीय कब किया गया था? 1979 में। ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? ग्वादर बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक समुद्र या अरब सागर या हिंद महासागर। तो 95 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। क्या होगा? अरब सागर। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का एक प्रमुख बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर अवस्थित है। चीन पाक आर्थिक गलियारा चीन से शुरू होकर इसी बंदरगाह तक बनाया जा रहा है। ठीक है। 96 देखिए, किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ था? 1955, 1966 या फिर 1956 या फिर 1954। तो 96 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955।
बांडुक सम्मेलन का आयोजन 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 1955 तक इंडोनेशिया शहर बांडुक में किया गया था और इस सम्मेलन में एशिया व अफ्रीका के देश शामिल थे। गुट निरपेक्षता की चिराग इसी सम्मेलन में दिखने लगी थी। 97 है, किस वर्ष में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? 1990, 1991, 1992 या फिर 1995? तो 97 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, 1992। यानी भारत ने इजराइल के साथ कूटनीति संबंध स्थापित किया था 1972 में। कब? 1972। 98 देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 18, 28, 29 या 30? तो 98 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 30। कितने हैं? 30। तो वर्तमान में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य संख्या 30 है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पश्चिमी देशों द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। ठीक है। 99 ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय संपन्न हुआ था। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोखरण, ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और द्वितीय। तो 1974, 1998, 1973, 1997, 1974, 1996 या 1975, 1998? तो 99 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1975 और 1998। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय मोस्ट है। ये प्रश्न भी आप लोग अपने इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय न्यूयॉर्क, वियना, जिनेवा या हेग में? तो मानवाधिकार यहाँ पे हो जाएगा आपका जिनेवा। कहाँ पे? जिनेवा। तो विश्व मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की गई थी। ठीक है। तो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में आपको इसके आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू जी।